नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, हम आपके सामने आपका अपना वीर का दन और स्वागत आपका अपना डॉक्टर अमित एचसीएस आईएएस अकेडमी के ऊपर। ठीक है, फिर से हम आपके सामने एक अगले नए सेशन को लेकर आए हैं और जो आज का जो सेशन होगा वो होगा अपना कॉम्प्रीहेंशन की जो अपना ऐसे राइटिंग है वो उसको लेकर हम अपने डिस्कशन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने जो पीछे जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर जो थे ना उनको हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन पेपर्स जो थे, तो आज जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे अपनी ऐसे राइटिंग के बारे में है क्या, कैसे हमने अपने इस डिस्कशन को प्रोसीड करना है। तो ठीक है, तो अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, तो आज जो हम पढ़ेंगे, अब जो हम पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे ऐसे राइटिंग का हम जिक्र कर लेते हैं। ये कैसे काम करेगी, तो आपके सामने जो अगली जो एडिक लिख हो गया तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ऐसे राइटिंग। ये ऐसे राइटिंग के क्वेश्चंस कैसे आएंगे और पेपर में सॉल्यूशंस कैसे निकालने उनको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपके सामने जिक्र करूँ इस कुछ टॉपिक्स के कि वो कौन से टॉपिक हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन हमारा कि कौन से टॉपिक से और कौन से टॉपिक से नहीं है। तो टॉपिक के भी अलग अलग हैं, टॉपिक कौन से उनको हम जस्टिफाई करेंगे ऐसे राइटिंग है। देखो, लिखने का एक तरीका होता है इनका, ठीक है ना। और जैसे कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे अपने आप में थॉट्स लिखे, कंक्लूजन कैसे निकाले, वो सब बातें मैं अपने इस वीडियोस के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे सेशन के अंदर आपके सामने। तो सबसे पहला जो जो टॉपिक जो होगा अपना होगा बच्चे कोट बेस्ड। सबसे पहला जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कोट बेस्ड जो होंगे उसको हम कहेंगे बच्चे कोट बेस्ड होंगे, उसको हम कहेंगे अपनी कोट बेस्ड। कोट बेस्ड कैसे होंगे, जैसे मान लो कोई भी उसने कोटेशन दे दिया, जैसे आपके सामने मैं कहूँ ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये बात किसने कही थी? जॉन कीट्स ने। तो इसके ऊपर कोई ना कोई हमें ऐसे लिखने को दे देगा। ठीक है, इस टाइप के ऐसे को हम क्या कहेंगे? कोट बेस्ड कहेंगे। अगली मैं बात करूँ आपके सामने, कुछ ऐसे होंगे जो अपने एग्जामिनेशन में रिसेंट की मैं बात करूँ तो इसका हम जिक्र करें तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो अपने हो सकते हैं। ठीक है ना, रिलेटेड कह सकते हो, करंट अफेयर बेस्ड कह सकते हो। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ एक के ऊपर फोकस रखेगा कि करंट का इशू है, पढ़ लेते हैं, ये पेपर में आएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, कुछ अपने कोट बेस्ड भी होते हैं, वो अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अगला जो सेक्शन जो लिखोगे ना इसमें, इसको हम कहेंगे स्टैटिक जो होंगे ना, स्टैटिक बेस्ड कह सकते हो। ठीक है, या स्टैटिक टॉपिक्स कह सकते हो। स्टैटिक टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं? जैसे आपके सामने एक शब्द देखो, आपके सामने करप्शन है ना, करप्शन अपने आप में एक स्टैटिक है। ठीक है, और भी उठाना चाहो तो जैसे क्रिकेट मैच है, ये क्रिकेट मैच, तो ये अपने आप में तो होंगे, ये कैसे होंगे? अपने एक स्टैटिक होंगे। ठीक है, रिसेंट या करंट अफेयर्स के होंगे, कोर्ट बेस्ड होगी, ये तो ठीक है। अब इनकी मैं बात करूँ तो इनके टाइप कितने होंगे बच्चे, इनके टाइप कितने होंगे? सुनो, जो आपके सामने ऐसे जो राइटिंग है और इसकी मैं बात करूँ तो इसके टाइप्स के हम जिक्र करेंगे। ऊपर तो हमने जो जिक्र किया ना, वो जिक्र किसका किया? टॉपिक्स का जिक्र किया। अब जो हम जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे इसके टाइप्स की, कि वो कौन से टाइप्स हैं जो अपने एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जब इनके टाइप्स की हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहला जो होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहला जो होगा ना वो होगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा? कोई भी ऐसे लिखने से पहले उसमें ध्यान से पढ़कर उसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर हमें गौर फरमानी होगी। तो इसमें हम जो जिक्र करेंगे ना वो जिक्र करेंगे एक्सप्लेनेशन का, कि डिस्क्रिप्टिव कौन सा होगा। अगली मैं बात करूं आपके सामने, जो दूसरा जो टाइप होगा उसको हम कहेंगे नरेटिव। दूसरा जो टाइप होगा उसको कहेंगे नरेटिव। नरेटिव कैसे होगा? जैसे कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, जैसे आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है ना, इस तरीके के जो होगे ना इनके हम क्या कहेंगे? नरेटिव। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो कोई हिस्टोरिकल इवेंट के आधार पर हो गया, कोई हिस्टोरिकल इवेंट के आधार पर हो गया। इसी तरीके से आपके सामने हिस्टोरिकल के साथ भी कोई डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बायोग्राफीज के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से आपके सामने कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं बच्चे, कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कुछ अपने ऑबिज हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके सामने ऑबिज के साथ में हमें क्या बताना हो सकता है, उसमें अपना कोई डिसिप्लिन बता सकते हैं हम। डिसिप्लिन के साथ में जिक्र हो सकता है कहीं पॉवर्टी का हो सकता है। ठीक है, पॉवर्टी ग्रेवी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कुछ और भी जिक्र करना चाहो तो एजुकेशन का। इस टाइप के जो आते हैं ना अपनी, वो किस में आते हैं? नरेटिव बेस्ड होंगे अपनी, इसमें ऐसे राइटिंग में। एक अगली जो टाइप जो बनेगी उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे रिफ्लेक्टिव। अगली जो टाइप जो बनेगी ना बच्चे उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव की मैं बात करूं आपके सामने तो इसमें ओबीज का जब हम जिक्र करते हैं ना, जैसे लेखक कहना क्या चाहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टिव कहेंगे बच्चे। रिफ्लेक्टिव की मैं बात करूं आपके सामने, ओबीज को उठा कर है ना,
ये उसको उठाकर आप किस में रख लोगे, ये अपने इसमें रख लेना भाई, रिफ्लेक्टिव में, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन की बात हो तो रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव वर्ड बना किससे, रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्टिव में जो लेखक है, जो राइटर है, वो कहना क्या चाहता है और बताना क्या चाहता है, और लास्ट में वो उसका कंक्लूजन क्या निकालता है, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिव कहेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके सामने और भी लिखना चाहो तो इनको उठाकर इसमें रख लेना भाई। 4 नंबर की मैं बात करूं आपके सामने, तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स, या आर्ग्यूमेंटेटिव कह सकते हैं। यानी आपके सामने कोई ऐसा ऐसे लिख देगा कि उसके ऊपर डिबेट हो कि इसके आप बायस्ड में या आप अनबायस्ड में, पक्ष में और विपक्ष में, और लास्ट में आपके सामने ये भी बता देगा कि कौन सी बात ठीक है और क्यों ठीक है, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, आपके आर्ग्यूमेंट्स की रिलेटेड हो जाएंगे। तो हमने जो सिर्फ इतना पढ़े, ऐसे के टाइप्स, टॉपिक कोट बेस्ड होगी, रिसेंट करंट अफेयर से पूछ लिए जाते हैं, स्टैटिक्स टॉपिक हो गया। अपने टाइप्स की मैं बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव होगा, नरेटिव होगा, रिफ्लेक्टिव हो गया और आर्ग्यूमेंट्स हो गया। ये तो इसके टाइप की बात होगी। अब ये बात है कि हाउ टू सोल्व, सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अगली जो हेडिंग लिखोगे ना कि सर इनको हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हाउ टू सोल्व। और जब आपके सामने बच्चे सोल्यूशन की बात है, हाउ टू सोल्व की बात है, तो सोल्यूशन कैसे निकालोगे, सुनो। सबसे तो पहले हमें कोई भी जो अपना ऐसे जो दे रखा है ना, उसका इंट्रोडक्शन देखना होगा बच्चे। सबसे पहला जो हमने देखना होगा वो देखना होगा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में हमने ये देखना होगा कि जो दी गई बात है उसमें हम कैसे उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और मान लो कोई अनएम्प्लॉयमेंट का है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पहले बताना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, फिर इसकी वजह बतानी पड़ेगी कि किसकी वजह से है, और कोई रेट वेट डाटा वाटा वो आगे देख लेंगे अपना, ठीक है। अगली मैं बात करूं आपके सामने, दूसरा पॉइंट जो लिखोगे ना वो लिखोगे डेटा, ठीक है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट उठाया था, कितनी बेरोजगारी की दर है, डेटा लिख दोगे आप। डेटा के बाद में आपके सामने कोई भी फैक्ट है, कोई फैक्चुअल है तो उसमें फैक्ट लिख दोगे, और फिर में कोई हो सकता है कोट होना तो कोई कोट लिख दो। ये तो होगा आपके सामने कुछ बेस तैयार, किसका तैयार होगा, इससे ऐसे राइटिंग का। फिर उसमें हमने जो लिखनी है ना वो लिखनी है, जैसे प्रॉब्लम्स लिखनी है। प्रॉब्लम्स कैसे लिखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की वजह से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं उनका जिक्र करना है, प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। प्रॉब्लम नहीं तो ये भी तो हो सकता है किसी में, प्रॉब्लम की जगह कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। कहोगे सर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगी, अब एक बात बताओ किसी टीचर के ऊपर आ जाए तो टीचर की में को प्रॉब्लम थोड़ी है, तो टीचर की तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा सकती है। समझ रहे हैं आप बात को, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा सकती है। और भी लिखना चाहो तो फिर इसमें अगला जो पॉइंट बताना है आपने, वो बताना है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के बाद में आपने निकालना है, वो निकालना है कंक्लूजन, कि इसका कंक्लूजन क्या निकला भाई, ठीक है। फिर आपके लास्ट में कोई थॉट हो ना आपके पास, वो बता सकते हो, थॉट जो भी थॉट हो वो बता सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना इसमें किसका, टेंस का। कोई चीज जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट में है या पास्ट में, ऐसा नहीं है कि पहली 2 लाइन तो लिख दी ना, वो लिख दी हमने पास्ट में, और अगली 3 लाइन का जिक्र किया वो प्रेजेंट में उठा ली, ठीक है। तो ऐसे हमने नहीं करना है बिल्कुल। एक तो टेंस का ध्यान रखना है, और एक हमारी जो वोकेबलरी हो, इस वोकेबलरी का यूज करना है ज्यादातर, ठीक है। और वोकेबलरी में भी हम कोशिश करेंगे कि OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जिक्र करें, पूरी स्टेटमेंट की बजाय किसी एक वर्ड का हम जिक्र करें। तो ये तो होगा वोकेबलरी से रिलेट खाता हो अपना, एक अपना सॉल्यूशन का कुछ तरीका हो गया, ठीक है। अब हम जो जिक्र करेंगे ना बच्चे, वो जिक्र करेंगे अपने पैसेजेस का, ठीक है। कि टॉप 10 आपके सामने पेश होंगे, और उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और अपनी बिल्कुल पेपर के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो देवी और सज्जनों अब अपने अगले सेक्शन को शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ लिया। अब आपके सामने जो जिक्र होगा ना, वो जिक्र होगा अपने इस, चल भाई खुल जाओ, अपने इस पैसेज का। और पैसेज का जिक्र और कर लेते हैं, ये कैसे काम करेगा। आपके सामने सबसे पहला जो है वो आपके सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहला जो आपके सामने वो है बच्चे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम पढ़ेंगे और पैस, और अपने आंसर्स को हम जस्टिफाई करेंगे। पैसेज है ऐसे राइटिंग आपके सामने। और इसकी मैं बात करूं आपके सामने, तो इसको हम पढ़ते चलेंगे और अपने मीनिंग को समझते चलेंगे, ठीक है। 300 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, रटना नहीं है। मेंटल एबिलिटी इतनी क्रिएट करनी है कि आप उसको समझ के आधार पर अपने आंसर्स को क्रिएट कर दो, ठीक है। आपके सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है, समान नागरिक संहिता का। अभी आपने देखा होगा कि एक अपना अपने करंट का भी मुद्दा हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला। सबसे पहले आपके सामने लाइन लिख रखी है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे पहले जो आपके सामने, 1 मिनट आपके पास
70 सेकेंड्स का टाइम है, इसको आप पढ़ो, एक बार पढ़ने के बाद में अपने आंसर्स को लगाए, शाबाश जो भी आंसर लगा सकते हो ना, कि इसको हम, इससे हमें ये समझ आया सर, ये समझ नहीं आया, ठीक है, लगाओ एक बार। ठीक है, देख, इंडिया इज ए लैंड ऑफ ए डाइवर्सिटी, इंडिया इज ए डाइवर्सिटी। इसके बाद में आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, वो देखोगे आप, इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, क्रीड्स, प्रोविंसेस एंड लैंग्वेजेस इन स्पाइट ऑफ 68 years ऑफ इंडिपेंडेंस, द डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री इज नॉट बाउंड विद ए यूनिफाइंग फोर्स, यूनिफाइंग फोर्स, देयर इज ए लैक ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। देखो, जो भारत की विविधता है वो एक बहुत बड़ी है, और इसमें आप देखोगे कि 68 साल के आजादी के बावजूद भी डाइवर्सिटी है ना जो अपने देश की, उसमें कोई यूनिफाइंग फोर्स नहीं आया ज्यादा। देयर इज द लैक ऑफ इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, आर्टिकल 370 रिलेटिंग। अब देखो, इसमें जिक्र कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड में, किसका, 370 का। अब भारत के जितने भी राज्य है ना, भारत के जितने भी राज्य हैं, वो अपने आप में छोड़ के, जब आर्टिकल 370 जब अपने आप में टूटा नहीं था, ब्रोक डाउन नहीं हुआ था, तो उससे पहले उसको एक अलग दर्जा मिला था। लेकिन समान नागरिक संहिता की बात आ गई तो उसमें उसको भी इक्वल लेके आना चाहिए, लेके आना चाहिए। तो आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 रिलेटिंग टू इज एनामोली, ठीक है, रिलेट करते हैं। इट अकॉर्ड्स स्पेशल स्टेट्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सभी को पता है, अमित सर ने भी आपको हिस्ट्री में अच्छे से समझाया होगा कि जो आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल जो राज्य था उसका दर्जा मिला। आगे लिख रखा, पीपल लिविंग इन ए नेशन आर सपोज्ड टू हैव वन लॉ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन। कंसेप्ट लिख रखा है इसने वन लॉ, और अगला लिख रखा वन नेशन, एक कानून और एक देश का जिक्र कर दिया इसने। इंडिया इज नॉट ए ट्राइबल पॉलिटी, ठीक है, टू यूनिफाई country into one healthy nation we have a constitution that gives equal rights to all all Indians। वैसे इसमें जिक्र किया गया कि जितने भी भारतीय हैं ना, उन सभी को इक्वल राइट्स दिए, किसने, भारत के संविधान ने, और इक्वल राइट्स दी, ये बात तो इसकी भी बिल्कुल ठीक है। आगे आप देखोगे, देन वाई शुड यूनिफॉर्म सिविल लॉ नॉट बी ब्रॉट इनटू इफेक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंडिस्पेंसिबल। और इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग होता है, ऐसा चुनिए, दैट कैन नॉट बी गेस्ड एंड दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, दैट इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल। आपको बताया था ना कि ज्यादा से ज्यादा वन वर्ड यूज करनी है, तो ये भी एक इंग्लिश लैंग्वेज का OWS है, वन वर्ड है भाई। इसको भी हम क्या कहेंगे, दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एंड गेस्ड, दैट इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल फॉर इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। द फंडामेंटलिस्ट हैव even gone to the extent of saying that article 44 अनुच्छेद 44 का जिक्र कर दिया, should be deleted। article 44 enjoins upon the government to try to bring into form uniform civil code। सबसे पहले तो इसने जिक्र किसका किया, इस 68 years से, यानी जितने 8 years की जगह जो भी रिसेंट की हुई उसमें आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। इसने फिर लिखने की कोशिश की कि इसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र कर दिया कि पहले इसको एक आर्टिकल 370 के हिसाब से एक स्पेशल राज्य का दर्जा था, ठीक है। इसी की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का हुआ। बात तो इसके भी सही, कुछ बातें इसने पॉजिटिव भी बोल दी। इफ लाइज टू सर्व इट्स पर्पस इन रियल सेंस इट मस्ट बी प्रोग्रेसिव इन 1955 का जिक्र कर दिया। हिंदू पर्सनल लॉ वाज रिफॉर्म्ड, हिंदू पर्सनल लॉ ना रिफॉर्म, सुधार किया गया था भाई, सुधार। इट इज लार्जली बेस्ड ऑन मनुस्मृति। मनुस्मृति का तो जिक्र सभी ने सुना होगा आपने, मनुस्मृति का तो सभी ने जिक्र सुना होगा। एंड अदर ब्राह्मिकल लॉ बुक्स, ब्राह्मण जो है ना उनकी बुक्स का जिक्र कर दिया। बिफोर रिफॉर्मेशन देयर वर मेनी डिस्क्रिमिनेटरी एंड ऑप्रेसिव एलिमेंट्स इन इट, ठीक है। बाइगमी देखो वन वर्ड यूज कर दिया, फिर से मैंने आपको बताया था ना कि ज्यादा से ज्यादा वन वर्ड यूज करने। बाई का मीनिंग तो, कैम का मीनिंग शादी। तो दो विवाह प्रथा थी ना, उसका जिक्र कर दिया। दो विवाह प्रथा किसके लिए, किसी भी आदमी के लिए, जैसे पीछे आपने सती सिस्टम भी पढ़ा होगा, उसका जिक्र कर दिया। चाइल्ड मैरिज, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनकी शादी कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड दलित का भी जिक्र कर दिया। वर डन अवे विद, वो दूर जा रहे हैं। वर्ना सिस्टम वाज अबोलिश्ड, जो वर्ना सिस्टम था ना वो उसको उन्मूलन कर दिया गया। अब आगे जब पढ़ोगे इसमें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अपना। आगे जब पढ़ोगे ना, देखो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि लिखना क्या है, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे अगले को।
आगे लिख रखा है आपके सामने, वो लिख रखा है देन वाई कैन द मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसके बाद में लिख रखा है इसने देन वाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र कर दिया, देन वाई कैन द मुस्लिम पर्सनल लॉ नॉट बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, जो थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हिंदू था, जो हिंदू पर्सनल लॉ था उसको तो रिफॉर्म कर दिया, लेकिन मुस्लिम जो था उसको रिफॉर्म नहीं किया। ठीक है, देखो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा अब इस बात का। आगे आपने पढ़ा द मुस्लिम वुमेन इन इंडिया आर स्ट्रगलिंग फॉर लिबरेशन। ठीक है, जो मुस्लिम महिलाएं ना, मुस्लिम महिलाएं वो अपने आप में स्ट्रगलिंग कर रही है भारत में, किसके लिए, आजादी के लिए। ठीक है, वाइल इन मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज, लेकिन ज्यादातर जो इस्लामिक कंट्रीज है ना बच्चे, they are emancipated, जॉर्डन हैज abolished the ट्रिपल तलाक। ठीक है, जो जॉर्डन था उसने क्या कर दिया, जो देश का नाम लिख दिया उसने, ट्रिपल तलाक था उसका उन्मूलन कर दिया, अबोलिश कर दिया। पाकिस्तान डिड द सेम इन 1961, लेकिन पाकिस्तान ने सेम 1961 में बाय इनेक्टिंग मुस्लिम फैमिली लॉ। देयर आर स्कोर्स ऑफ अदर एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स हैं इस चीज के, इसने जिक्र किया हुआ है। टू ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दो ऑब्जेक्ट उठ रहे हैं और दो ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिगार्डिंग द फ्रेमिंग ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसने बोल दिया कि अब दो ऑब्जेक्शन है, और वो दोनों ऑब्जेक्शन उठेंगे कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, किसके रिगार्डिंग बच्चे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंग। फर्स्टली, सबसे पहला देखो, सबसे पहला जिक्र किया, इट वाज अर्लिएस्ट दैट द इनेक्टमेंट ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल अमाउंट ऑफ टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम फॉर रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। ये आर्टिकल 44 का जिक्र किया, 25 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, पहला तो यहाँ तक दे दिया इसने, दूसरा जवाब दिया, इट विल अमाउंट टू एन अटैक एंड माइनॉरिटी हु वर नॉट रेडी फॉर चेंज इन देयर पर्सनल लॉ। जो पर्सनल लॉ थे ना उनमें कोई चेंज नहीं किया। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, हिंदू लॉ को तो ऊपर चेंज कर दिया था, लेकिन मुस्लिम लॉ को उन्होंने चेंज नहीं किया, मतलब रिफॉर्म नहीं किया। चेंज करने का मीन्स आई मीन्स रिफॉर्म। बट बोथ दीज ऑब्जेक्शंस स्टैंड नो ग्राउंड हाउ एज ए कॉमन सिविल कोड हर्ट वंस रिलीजन। लेकिन एक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग देखे ना, तो कैसे कोई धर्म को कोई अधिकार उसको हर्ट कर सकता है। हाउ अबाउट हिंदू कोड बिल, कैसे हिंदू कोड बिल। द सेकंड ऑब्जेक्शन कैन बी बेस्ट बी आंसर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर के एम मुंशी। के एम मुंशी का जिक्र कर दिया, दैट इज स्पोक इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वो के मुंशी थे ना, उन्होंने असेंबली में कहा था, देयर इज नो सच रिकॉग्नाइजेशन इन पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम इन द एडवांस मुस्लिम कंट्रीज व्हिच डोंट चेंज फॉर अमेंडमेंट। ये तो लाइन थी ना, वो किसने बोली थी, के एम मुंशी ने बोली थी। बच्चे ये तो हो गया अपना, लगभग 300 वर्ड हो गए होंगे अपने, 300 वर्ड हो गए किसमें, अपने इस पैसेज में। लेकिन कुछ और भी बचा है, अभी तो काफी बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। आगे आपके सामने लिखा पढ़ेंगे, लाइज रील of its purpose, it must be progressive। ठीक है, the lack of clarity, clarity की कमी के कारण has affected Muslim women adversely। ठीक है, जो मुस्लिम महिला है ना, उन्होंने सबसे दुख चेतना सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है अकॉर्डिंग टू पैसेज। अनफॉर्चुनेटली द ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ का जिक्र करते हैं इसमें, बोर्ड है चैलेंजेस द जुडिशियल verdicts by terming them the miscarriage of justice। ठीक है, एंड प्रोपगेंडा अगेंस्ट इस्लाम, इस्लाम के विरुद्ध कोई प्रोपगेंडा होगा। ठीक है, उसका इसने दोबारा से जिक्र कर दिया। लेट अस बी क्लियर अबाउट आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल इंटरेस्ट। हेलो, एक बार बच्चे कमेंट करके बताना आवाज आ रही है क्या, सही बिल्कुल शाबाश, कमेंट करके बता दो एक बार, क्या आवाज आ रही है बिल्कुल ओके आवाज, क्या आवाज आ रही है आपके पास। ठीक है, तो चलो, integration women progressive and rational society, India has done well to have achieved uniformity in most of the branches of law in order to bring about equality। equality का जिक्र किया गया in all sections of Hindus untouchability act 1955 was passed। तो एक्ट पास हुआ था 1955 में। थ्रू दिस एक्ट द एज ओल्ड इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, असस्पृश्यता जो थी ना उसका अंत करने की बात हुई। वाज डन अवे विद, वी हैव ऑलमोस्ट सक्सेस, लगभग हम थे जो सक्सीड हो गए थे। इन साबानो केस, कोई केस था और वो केस कब था, 1985 में साबानो का केस। किसी न्यूज में आपने, किसी डॉक्यूमेंट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए डिवोर्स्ड मुस्लिम्स
Muslim woman was entitled to maintenance from her husband under section 125 of the क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, सीपीसी का जिक्र कर दिया भाई इसने, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। कोई मुस्लिम महिला थी साबानो 1985 में, वो अपने हस्बैंड से, ठीक है, वो मेंटेनेंस का जिक्र कर दिया उसने अंडर सेक्शन, सेक्शन कौन सा था 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, बट प्रोटेक्शन ऑफ राइट, सुरक्षा को देखते हुए किसकी, अपनी जो राइट्स हैं उनकी। ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 1986 वाज इनेक्टेड इन order to appease the Muslim fundamentalist। ठीक है, it is quite clear that political parties are not prepared to annoy the minorities। जो political party है ना, वो अपने आप में तैयार नहीं है जो माइनॉरिटी जो लोग हैं उनको सताने के लिए, टू अनोय करने के लिए, फॉर फियर ऑफ हर्टिंग मुस्लिम फैक्टर इन देयर वोट बैंक। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज है, नेता है, जो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की तरफ भागते हैं। ठीक है, सम प्रोमिनेंट सिक्स, कुछ प्रसिद्ध सिक्स आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ इनेक्टिंग ए सेपरेट पर्सनल लॉ ऑफ एट वॉइस इज रेज्ड बाय प्रोमिनेंट सिक्स टू लिंक देयर पर्सनल लॉ फ्रॉम दैट ऑफ द हिंदूज फॉर देयर कम्युनिटी एज द कंडीशंस स्टैंड टुडे इन इंडिया द क्वेश्चंस ऑफ कॉमन सिविल कोड अपीयर्स टू बी डेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। देखो इसने लास्ट में कंक्लूजन निकाल दिया कि जितने भी भारतीय है ना, भारतीय, उनके लिए जो कानून था वो लगभग अपने आप में डेड हो चुका है। ठीक है ना, तो ये तो हमारे सामने अपना एक पैसेज कंप्लीट हो गया बच्चे, कौन सा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अगला पैसेज उठाते हैं करप्शन इन पब्लिक लाइफ, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, इंडिपेंडेंस। अगला जो लिख रखा है आपके सामने, इंडिपेंडेंस असर्ड इन एन इरा ऑफ डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन, लास्ट डेम्स। देखो करप्शन अपनी जो नॉर्मली लाइफ है उसको कैसे अपने आप में वो जिक्र करेगा। ठीक है, आवर नेशंस लास्ट डेम्स स्टील प्लांट्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज स्केल पब्लिक सेक्टर undertaking come into being. As a result, huge funds were needed. Huge amount of money fell into the hands of politicians, their henchmen and middlemen. This created countless opportunities for corruption, but a common man in the street did not know what was happening in the corridors of powers। देखो इसने जो बात कही वो बात क्या कही, सुनना मेरी बात। इसने ये बताया कि जो अपना जो भारत देश लगा लो, अपने देश में कोई बड़े बड़े डैम बनते हैं, कोई भी लिंक बनता है, कोई भी सड़क रोड वगैरह कुछ भी, कोई भी एग्जांपल उठा लो, और उसमें सपोज करो कोई भी ठेकेदार है, उसने ठेका उठा लिया किसी भी 20 किलोमीटर सड़क का, तो उसमें से वो ज्यादातर कोशिश रहेगी कि वो पैसे अपनी जेब में डाले। ठीक है, और ये जो आम आदमी है उसको ये पता नहीं होता कि जो पावर है, जो पावर में सत्ता में जो लोग बैठे हैं ना, वो कर क्या रहे हैं और कितने पैसे को खा रहे हैं, इस बात का जिक्र कर दिया। ठीक है, आगे से लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लाइसेंस वर सेक्शंड टू द रिलेटिव्स। जो कॉन्ट्रैक्ट, जो ठेके हो गए, कोई भी लाइसेंस हो गया, वो किसको दे दिए जाते हैं। मान लो कोई भी नेता है और उस नेता का कोई नजदीकी रिश्तेदार होगा, तो उसको क्या करेगा बच्चे, लाइसेंस दे देगा, लाइसेंस नहीं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। ठीक है, फ्रेंड्स एंड दोज क्लोज टू द रूलिंग पार्टी, एक ही बात है, कोई सत्ता में पार्टी है और सत्ता में पार्टी के कोई नजदीक होगा, फ्रेंड्स होगा, उसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट से लाइसेंस दे देंगे। अगला लिख रखा है द ड्रीम ऑफ फ्रीडम, जो आजादी का सपना था, एड स्टार्टेड टर्निंग सोर व्हेन पॉलिटिशियन एंड मोरालिटी इन पब्लिक लाइफ। इन फैक्ट वैल्यू बेस्ड पॉलिटिशियन वाज गिवन ए गुड बाय द ब्यूरोक्रेसी। देखो ब्यूरोक्रेसी वन वर्ड आ गया ना अपने आप में, ये जो लिख रखा है आपके सामने बेसिकली एक वन वर्ड है, वन वर्ड लिख रखा है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग होगा रूल बाय ऑफिशियल्स, नौकरशाही। ठीक है, ज्वाइंट इन मैरी मेकिंग एंड मिंटेड मनी एट देयर विल। ठीक है, मिंट, मिंट का मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, दैट इज कॉल्ड मिंट। ठीक है, एट देयर विल दोज हु वर विलिंग टू डू द बाइडिंग ऑफ द पॉलिटिशियन रिचर्स प्राइम hands in the capital were allotted to them. In fact, the looting and plundering started the day India won freedom. Then so-called freedom fighters turned into vultures living on the place of poor men। ये बात इसकी बिल्कुल ठीक कही है इसने, जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी बात बोली है, ये आज के भारत में भी ठीक बात बोली इसने। When the attention of the first prime minister, सबसे पहले इसने जिक्र किया हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वाज ड्रॉन टू द
मिसडीड्स ऑफ द पॉलिटिशियंस, मिसडीड का मीनिंग होता है जो कोई रॉन्ग डूइंग जो होता है ना, कोई गलत काम करता है उसको हम कहेंगे मिसडीड ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स जो नौकरशाही जो होते हैं उसको हम कहेंगे कि ब्रस्ट असाइड द पेटेंट फैक्ट, द पेटेंट फैक्ट, पेटेंट फैक्ट का मतलब होता है जो अधिकार, पेटेंट मींस अधिकार देना किसी को, ठीक है। ही हैड जस्ट टू से दैट करप्शन वाज ए वर्ल्ड वाइड phenomenon, what a pity a nation at birth was mired in the muddy waters of corruption, गंदे पानी की तरह ना करप्शन फैल रहा है, ठीक है। आगे आप देखोगे इसमें अगला लिख रखा आपके सामने, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, अगला जो लिख रखा आपके सामने वो लिख रखा अपार्ट फ्रॉम दिस political and economic changes, even the changed social values also contributed to the rampant corruption in the country, ठीक है। योर फॉर मनी, सब कुछ है ना पैसे के लिए चलता है यहाँ पर, स्टेटस, ठीक है, अचीवमेंट्स एंड्स एट एवरी कॉस्ट आर सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर स्प्रेडिंग करप्शन। पैसा है ना, देखो इन सब में तो सबसे जो मेन बीमारी वो पैसा, ठीक है। पैसे की वजह से सोचो अगर पैसा नहीं होता तो दुनिया में क्या होता, दिमाग लगा के देखो, यदि पैसा नहीं होता दुनिया में तो क्या होता। तो इसने पूरा का पूरा करप्शन का जिक्र कर दिया और मेन फैक्ट जो बता दिया वो क्या बता दिया इसने, मनी को बता दिया। आगे जब आप इसे में पढ़ोगे, द रोस्ट काइंड ऑफ करप्शन हैज बीन इन द फॉर्म ऑफ स्कैंडल्स एंड डिफेंस स्कैम्स, डिफेंस में भी स्कैम होते हैं और भी स्कैंडल्स काफी। इट इज द मोस्ट शेमफुल एस्पेक्ट ऑफ आवर नेशनल कैरेक्टर बिफोर स्कैंडल स्टिल रिमेन्स अनसोल्ड, ठीक है। एक स्कैंडल है वो सोल्व नहीं हुआ, इससे पहले दूसरा तैयार हो गया, ठीक है। नार्सिज्म, नार्सिज्म ये बेसिकली एक वन वर्ड होता है और इसका मीनिंग होता है अहंकारी जो इंसान होगा ना उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, narcissism of the political class is to be wondered at in 2014 general elections our people elected 186 MPs with criminal records। 2014 में क्या हुआ, एक बार इसको पढ़ो और अपने आंसर्स को लगाओ, शाबाश हमें लगाओ एक बार। हम पहुंच गए थे बच्चे यहाँ पर, नार्सिज्म ऑफ द पॉलिटिकल क्लास इज टू बी वंडर्ड एट इन 2014, 2014 की बात हुई, जनरल इलेक्शंस आवर पीपल इलेक्टेड 186 एमपी, 186 एमपी जो हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में थे। मेगा स्कैंडल सच एज ए सत्यम, जैसे सत्यम वोकर कमीशन होगा, बोफोर्स होगा, टूजी होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैंडल्स, chasing away of black money in tax havens are the few scams that would have toppled many government and sent a number of leaders to jails in any other country. No wonder then India ranks near the bottom of international corruption index, ठीक है। तो ये जिक्र कर दिया, कुछ एग्जांपल्स रख दिए हमारे सामने कि करप्शन के कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बोफोर्स हो गया, ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ का हो गया अपने, ठीक है, एक सत्यम्स का था, तो ये अपने कुछ एग्जांपल हो गया। आगे लिख रखा, इन फैक्ट करप्शन इज ए मल्टी फेसिटेड प्रॉब्लम गिविंग राइज टू न्यूमेरस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मोरल क्राइसिस इन द सोसाइटी टुडे। पॉलिटिकल इज ए लुक्रेटिव कैरियर का जिक्र कर दिया इसने। इंडिविजुअल टेक टू पॉलिटिक्स एज ए प्रॉफिटेबल कैरियर टू सिक्योर इजी मनी, कि आसानी से पैसे कैसे कमाएं। हाउएवर पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज ए डिजास्टर। टुडेज लीडर्स आर हाइपोक्राइट्स, हाइपोक्राइट्स बेसिकली इसकी मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा पाखंडी, आप हो नहीं दुनिया के सामने कुछ और लेकिन हकीकत में कुछ और हो, उसको हम कहेंगे हाइपोक्राइट्स एंड हैव बेट्रेड। इसके बाद में आपने पढ़ा, द कंट्री एंड द पीपल इमोर्टैलिटी इन पॉलिटिक्स हैज बिकम सो pervasive that a common man has no social security, medical facilities, ठीक है, efficient public transport system, freedom from exploitation, can this situation be rectified? इन situation को क्या कर दिया गया, rectified कर दिया गया। और 60 years of independence, 60 years 8 नहीं, यहाँ पर 75 76 जो भी रिसेंट का टाइम है वो लिखना है, of independence are mired in corruption, scams, scandals and chasing away of national income in foreign tax havens. Now at least leaders should have understood the mood of the public। कम से कम जो नेता जो लोग है ना उन्होंने है ना उसको क्या पब्लिक जो है उसके मूड को समझना चाहिए भाई, ठीक है। आगे लिख रखा है, द कंट्री नीड्स मीनिंगफुल चेंज इन गवर्नमेंट्स। अन्ना हजारे हैज कम टू सिंबलाइज, अन्ना हजारे का जिक्र कर दिया, ठीक है, सिंबलाइज द वॉइस ऑफ द पीपल। अन्ना हजारे उभर कर आए थे लोगों की आवाज बनकर। द क्राउड्स all over the country were on the roads to protest against the corruption।
जो हमारे भारतीय जो लोग थे ना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था फॉलोइंग द क्लेरियन ऑल गिवन बाय द सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के साथ, अन्ना हजारे कौन था, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, ठीक है। फिर इसने जिक्र कर दिया, वो जिक्र कर दिया अन्ना हजारे का, और वो अन्ना हजारे का जिक्र कर रखा, उसको हम पढ़ेंगे। वाइल अन्ना हजारे वाज ऑन फास्ट इन अगस्त 2011 की बात है, जब उन्होंने व्रत रख रखा था अपना। द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ एवरी यू एंड सीट सोव्ड रिमार्केबल इज थ्रेट बाय कॉलिंग अन्ना's चैलेंज टू पार्लियामेंट एज द थ्रेट टू डेमोक्रेसी। ये आपने देख लिया होगा, यहाँ तक आपने लाइन पढ़ी। जो अन्ना जा रहे थे उसको धमकियां दी जा रही थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके द्वारा ही। कॉल फॉर रिफॉर्म्स वाज टर्म्ड एंटी एंड एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ दैट द अन्ना मूवमेंट has lit the spark for strong authority over the politicians. It is the people to arouse themselves in support of a strong जन लोकपाल बिल, ठीक है। जन लोकपाल कोई बिल आया था, उसका जिक्र कर दिया। द पब्लिक सर्वेंट्स, तो पब्लिक सर्वेंट्स है ना, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, नेम गिवन टू द पॉलिटिशियंस बाय महात्मा गांधी शुड बी राइज अबव पर्सनल एम्बिशंस एंड सर्व द पीपल इन द स्पिरिट ऑफ सोशल सर्विस। वेयर डज द सॉल्यूशन लाई, ठीक है। लेकिन इस झूठ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका कहाँ था, ये जिक्र कर दिया इसने। जस्ट एज ए कंट्री गेट्स द गवर्नमेंट इट डिजर्व, सिमिलरली एवरी कंट्री गेट्स द लीडर इट डिजर्व्स। आफ्टर ऑल द लीडर्स आर ए पार्ट ऑफ आवर ओन सोसाइटी। जो लीडर है ना, वो अपनी सोसाइटी की बात तो ठीक है, कोई भी इंसान है करप्शन कर रहा है, और करप्शन कर रहा है तो अपनी सोसाइटी उठा हुआ मिलेगा, तभी उसको कंप्लीट नॉलेज होगी उस एरियाज की, तभी तो करप्शन होगा। आगे जिक्र कर रखा है इसमें, जिक्र कर रखा है इसमें, people should rise to the occasion and demand a probe into the politicians financial transactions that have made them billionaires। ठीक है, जो भाई जो अरबपति लखपति है, उनके पास तो पैसा अपने आप पहले से ही और भी करप्शन करके बढ़ाना चाहते हैं। द सिस्टम कैन नॉट बी क्लींस्ड बाय half-hearted means। each politician, partly leader, bureaucrat and businessmen should be forced to give account of their financial states। those found guilty should be legally punished। उनके जो अकाउंट्स हैं उनको चेक करवाए थे, चेक यदि वो गलती पाए जाते तो लीगल तरीके से सजा मिलनी चाहिए। वोटेड आउट ऑफ पावर, और उससे जो पावर है उसको वोटेड आउट कर देना चाहिए। लेट पीपल शुड बी द आर्बिटर ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द पीपल, ठीक है। इट इज कॉन्स्टेंसिबल दैट नो पॉलिटिकल लीडर इज विलिंग टू शो द पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग द इन्वेस्टिगेशंस टू ए लॉजिकल एंड। ठीक है भाई, यहाँ तक भी logical and they can talk and indulge in breast beating but not the expose the fact of corruption। जनता के बीच आएंगे, बढ़ा चढ़ाकर बात करेंगे, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है जनता की वो नहीं समझेंगे, और करप्शन के बारे में तो कभी बात करते ही नहीं। The fact deserves the attention of the people as to how all the political parties got united in objecting to the verdict of the Supreme Court। They object to the filling the detail of their assets, ठीक है। उनकी डिटेल आप देखोगे, एसेट संपत्ति की, सोर्सेज ऑफ इनकम्स, इनकम्स कहाँ से आती है, देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। और कोई भी नेता है ना, उसकी क्या देखनी चाहिए, उसके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ फिलिंग नॉमिनेशंस, जब वो नॉमिनेशंस भर रहे हो उस टाइम का जिक्र है। वोर्स जुडिशियरी इटसेल्फ इज एन कोलिजन विद करप्ट पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स। क्रिमिनल इन पब्लिक लाइफ आर रूलिंग with roast in present circumstances no light is visible at the end of the tunnel। बात तो बिल्कुल सही है। यदि कोई गुफा है और गुफा में लाइट नहीं हुई तो क्या कुछ दिखाई देगा, वैसा का वैसा सिस्टम हो रखा करप्शन के मामले में आज अपने भारत का। ये तो अपना अगला जो पैसेज हो गया और ऐसे हो गया, और ऐसे कौन सा हो गया अपना बच्चे, हमने पढ़ लिया करप्शन इन पब्लिक लाइफ। अगला और देख लेते हैं, इसका और जिक्र कर लेते हैं। अगला लिख रखा आपके सामने, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ये कैसे काम करेगा, देखो ये अपने आप एक स्टैटिक है कि वीमेन को हम कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लिख रखा वीमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्रीटेड, पूरे विश्व में आप देखोगे ना तो वीमेन उनको ट्रीटेड किया जाता है। इफ यूज द वर्ड्स ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का जिक्र कर दिया। अरिस्टोटल एन इंफीरियर टाइप ऑफ मैन, एक किस टाइप का आदमी था, वो एक इंफीरियर टाइप का आदमी था। लॉन्ग बिफोर दिस मनु द एंशिएंट हिंदू लॉ गिवर, एंशिएंट हिंदू Pilata giver used derogatory remarks to define the status of women in the society। अपने सोसाइटी की जो women है ना, उनको भी देखते हुए इसने जिक्र किया। It is so because it is the world that it
कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड बाय मेन, कि कोई भी वीमेन, और वो वीमेन किसके द्वारा कंट्रोल रहती है, किसी भी आदमी के द्वारा। इट इज ऑफन सेड दैट स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया सफर्ड विद द एडवेंट ऑफ द फॉरेन रूल। जो विदेशी रूल थे ना, विदेशी रूल से आज भारत आज भी स्ट्रगल कर रहा है, भारत नहीं कर रहा, भारत में रहने वाली जो वीमेन है ना वो स्ट्रगल कर रही है। भारत का जिक्र कर दिया इसने। आगे देखोगे, द ट्रूथ इज दैट वीमेन ऑल ओवर इंडिया हैव ऑलवेज प्लेड ए सबऑर्डिनेट रोल, बट द लास्ट 50 years हैव सीन ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टेटस ऑफ वीमेन। लेकिन लास्ट के 50 साल में देखोगे ना, तो जो महिलाएं वो कोई ना कोई डर से कांपने का जो है ना, वो अपने आप में भाई कहीं ना कहीं उनके अंदर रहता है। ठीक है, आगे आप देखोगे, द स्टेटस ऑफ वीमेन, ये तो हमने पढ़ लिया था ना, नहीं पढ़ा था। The status of women in a society is determined by the quality of participation by women in various nation building activities. In this regard, India presents a unique paradox. ठीक है, while we have the distinction of having women as president, prime minister, chief ministers, governors, जो महिला है वो उसको हम अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। किसी राष्ट्रपति की, पीएम की, सीएम की, गवर्नर्स की, जस्टिस, पुलिस ऑफिसर्स, देयर स्टेटस इज स्टिल इंफीरियर। देयर आर ए नंबर ऑफ इंडियन वीमेन सीईओ। ठीक है, भारत में बहुत ज्यादा जो सीईओ है ना महिलाएं हैं, बिल्कुल हैं भाई। इन कॉर्पोरेट सेक्टर का जिक्र कर दिया। वीमेन रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरनेशनल फोरा, इंटरनेशनल फोरा में है ना, आज भी आप देखोगे ना तो आप अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव हैं, कौन, वीमेन। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ऑल वीमेन हैव नॉट बीन लकी टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ ए इमेंसिपेशन। The truth is that the last 50 years have witnessed some essential changes. लास्ट के जो 50 साल है ना वो जिक्र कर दिया इसने, वो गवाह हैं। और वो गवाह कैसे, इन स्टेटस ऑफ वीमेन, वीमेन के स्टेटस के। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1998 1998 का जिक्र कर दिया इसने, वाज एस्टेब्लिश्ड एज वाच डॉग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। ठीक है ना, वो जो प्रोटेक्ट्स है ना उसको देखने के लिए, सुरक्षा करने के लिए बनाया था भाई। द हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल कब आया था, 1956 में आया था। हिंदू सक्सेशन एक्ट, एंटी एंटी डाउरी एक्ट, इक्वल पे रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कि जो दहेज प्रथा है उसके एंटी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इक्वल पे रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल इक्वल पे होनी चाहिए। राइट टू डिवोर्स, ऑल दीज लॉज हैव बीन formulated as correlative steps for their empowerment. ठीक है, there are number of laws to correct gender bias at grassroots level. 73rd अमेंडमेंट 1993, 73वां संविधान जो हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1993 1993 में, to the constitution as correct gender provided for reservation of seats of women in the पंचायत। पंचायत में क्या दे दिया था, 1993 में अमेंडमेंट हुआ था ना, रिजर्वेशन मिल गया था भाई। टुडे वीमेन एम्पावरमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फीचर इन आवर प्लान्स एट एवरी लेवल। हर एक लेवल पर है ना, हर एक लेवल पर जो वीमेन है उसको हमें पहुंचाना चाहिए और प्लान करना चाहिए। ठीक है ना, एम्पावरमेंट भी करना चाहिए। वीमेन्स रिजर्वेशन बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट वेरी सून। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, बहुत पुरानी बात का जिक्र कर दिया। एज वीमेन्स रिजर्वेशन बिल 2008 2008 का जिक्र कर दिया। 108वां जो संविधान संशोधन था ना, अमेंडमेंट, उसका जिक्र कर दिया। टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स फॉर वीमेन इन द लेजिस्लेचर एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। लेजिस्लेचर जो है ना, स्टेट में और सेंटर में 1/3 हिस्सा जो होगा वो किसका होगा, वीमेन का होगा। ठीक है, द बिल हैज बीन पास्ड इन द राज्यसभा ऑन 9th मार्च। ये कब पास हुआ था, 9 मार्च को पास हुआ था, 2010 में हुआ था। बट इज पेंडिंग इन द लोकसभा। राज्यसभा में तो पास कर दिया लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ था। व्हेन पास्ड, जब पास हुआ, द बिल वुड स्पार्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ए अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन टू शो देयर स्किल एट डिसीजन मेकिंग लेवल। ठीक है भाई, तुम यहाँ आ जाओगी तो रोटी कौन बनाएगा। ठीक है ना, तो जब ये कोई एक देखो ये कोट करके लिख रखा है ना, तो कोई ना कोई कोटेशन है। ठीक है, अब तुम यहाँ आ जाओगे तो रोटी कौन बनाएगा। तो वंडर्ड ए मेल अम्पी एंड आस्क्ड ए फिलो फीमेल अम्पी। फिलो फीमेल कोई अम्पी की जिक्र कर दिया इसने, और अम्पी में है ना संसद में, तो कोई मेल अम्पी था, उसने कहा था तुम यहाँ आ जाओगे तो रोटी कौन बनाएगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड सम ऑफ द एटीट्यूड ऑफ मेन। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि वो माइंड सेट किसका है, मेन का, और वो अच्छा नहीं था। इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पैट्रियार्कल एटीट्यूड एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी। इसका मीनिंग सुनो, इनका मीनिंग क्या होगा, देखो, दिस
इस फैमिली का हेड, उसके पिताजी कोई मेल हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पेट्रियार्कल, ठीक है। एटीट्यूड एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी आर ग्रेट ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ वीमेंस एम्पावरमेंट। ये कह रहा है कोई लड़की बाहर निकलती है तो उसको घर वाले रोक टोक देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले की प्रथा है, पहले की जो ट्रेडिशनल है ना, उसकी वजह से एम्पावरमेंट है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा। आगे आप देखोगे इसी में, मैनी फियर ऑफ द प्रोफिलेशन ऑफ ए लालू राबड़ी सिंड्रोम एज इज विटनेस्ड इन द केस ऑफ पंचायत राज्यसभा। ये लालू राबड़ी वाला तो आपने केस जरूर सुना होगा, बिहार से थी, ठीक है ना। द इंडियन वीमेन हैव प्लेड ए साइलेंट एंड सेल्फ इफेक्टिंग रोल इन सस्टेनिंग इंडियन civilization since independence with the support of law. They have steadily but surely progressed. Fortunately, the question of women empowerment has captured the imagination of the nation and it is quite encouraging. हमें जो महिलाएं उनको इंकरेज करना चाहिए और कन्फर्म ये कि आप उसको सपोर्ट करोगे ना तो प्रोग्रेस जरूर करेगी भाई, ठीक है। तो ये अपना था, ये कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। और कंप्लीट कौन सा हो गया, एम्पावरमेंट ऑफ ए वीमेन। अगला जो लिख रखा है ना, वो लिख रखा है डोवरी। डोवरी ए कर्स टू इंडियन सोसाइटी, बिल्कुल ठीक बात है भाई, दहेज वाली है ना डोवरी सिस्टम है पूरा का पूरा, ये हमारे लिए कर्स। और कर्स कैसे टू इंडियन सोसाइटी, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चे, मेरे साथ साथ आप पढ़ने की कोशिश करना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ज्यादा दिक्कत दे रहा होगा आपको भी, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके सामने डोवरी ए कर्स टू इंडियन सोसाइटी, इसमें देखो पहले तो जो कोई मेन बात याद है तो उसको कोट में लिख दो, जैसे कोर्स रिसाइड देयर एवरी देयर वेयर वीमेन आर वर्शिप्ड, ठीक है, इसका जिक्र कर रखा है इसने। आपने लिखा इवन वी आर यूजिंग द कोटेशंस एंशिएंट एरा, ये कोट है बेसिकली, और कोटेशन किसका, एंशिएंट एरा का है। इट हैज इट्स एस्पेक्ट इन द प्रेजेंट टाइम एज थिंग हैव टर्न्ड अपसाइड डाउन इन द सोसाइटी, ठीक है, अपसाइड डाउन हो रही थी कब, सोसाइटी का जिक्र कर दिया। द डाउरी सिस्टम इज एज ओल्ड एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। डोरी सिस्टम है ना, डोरी सिस्टम तो देखो आज भी है, पर दिखावे की दुनिया तो लोग आज भी करते हैं कि डोरी सिस्टम है वो भारत में अपने देश में एक पुरानी शादी की एक प्रथा है। इट इज सोशल इविल प्रीविलेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन भारत में नहीं, ये किसी और अपनी दुनिया के और हिस्सों में भी है भाई, ठीक है। मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल कस्टम्स हैव बीन गिवन अप बट द कस्टम्स ऑफ डाउरी has not only continued but flourished over the years। कुछ ऐसी प्रथाएं थी पुरानी जो त्याग दी गई, जैसे थोड़ी देर पहले एक पैसेज में बताया था ना आपको, सती प्रथा जो थी वो हमने त्याग दी थी, लेकिन आज देखोगे डोरी सिस्टम है वो हमने नहीं त्यागा, गिव अप नहीं किया इसका, ठीक है। इसमें आपके सामने आगे लिख रखा है, वो लिख रखा है इट रिफ्लेक्ट्स एंड perpetuates men's superiority over women and hence is a mockery on the very idea of the gender equality। देखो जेंडर इक्वालिटी का इसने जिक्र किया, आज भी जो महिलाएं हैं ना वो दबकर रहते हैं किसी भी अपने हस्बैंड से या किसी भी मैन से, मेल का जिक्र कर दिया इसने। इन इंडिया डोवरी रेफर्स टू द ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, एक ड्यूरेबल सामान का जिक्र कर दिया, कैश पैसे का कर दिया, एंड रियल और मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसका जिक्र कर दिया। द ब्राइड्स फैमिली गिव्स टू द ब्राइड ग्रूम, ठीक है ना, जो दुल्हा होता है उस दुल्हे की फैमिली को दिए जाते हैं, कोई पैसे दे दिए, कैश दे दिए, ठीक है, कोई दहेज का सामान वो दे दिया, ठीक है, जैसे कोई व्हीकल वगैरह भी दे देते हैं, इसमें व्हीकल भी ऐड करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो आप व्हीकल, ठीक है। इज पेरेंट्स it is as a condition of the marriage, it is essentially in the nature of a payment in cash or some kind of gifts given to the bridegroom's family along with the bride and includes cash। जो अपनी शादी होती है, फेरे जो होते हैं उसमें भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उसी के साथ उसमें फैमिली की जो है उसको भी कुछ पैसे कुछ और भी दहेज दिया जाता है, जैसे कौन से ज्वेलरी फर्नीचर हो गया, क्रोकरी का सामान एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स दैट हेल्प द न्यूलीवेड्स सेट अप देयर होम। अब कोई भी नया घर है उसमें आपने देखा होगा, नया घर तो सभी के लिए, कोई भी लड़की जाती है तो नया होता है तो उसको सामान दिया जाता है, कोई ज्वेलरी होगी, ज्वेलरी के साथ में फर्नीचर क्रोकरी और भी कोई घर के सामान का जिक्र कर दिया इसने। द सिस्टम ऑफ डोवरी ऑल्सो प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। इसमें अब आगे जो जिक्र किया उसको पढ़ेंगे। एंशिएंट पीरियड पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड प्रोवाइडेड गिफ्ट मनी एंड अदर हाउसहोल्ड items to the girls out of their own wish। It was known as सत्रीधन, ठीक है, सत्रीधन बोल देते हैं इसको, and was justified as the premarital right of the girl। She was the absolute owner and even the husband had no right over it। हस्बैंड के पास
जो भी आए मन में करे, लेकिन गर्ल्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस बना दी जाती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द डेफिनेशन ऑफ डाउरी चेंज्ड। लेकिन आज के समय में ना जो डोरी है वो अपने आप में चेंज होती है। देखो पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स बता दी, अब इसके बारे में बताएगा कि आज की जो सिचुएशन डोरी सिस्टम को लेकर वो लोगों की क्या है। डोरी चेंज इट बिकम एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मैरिज। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल टू गिव ए गुड डोरी टू her whether they could afford it or not. The married life of a girl come to depend upon dowry। ठीक है, ये कोई भी लड़की, ये जो है ना ठीक करा है बिल्कुल, पैसेज का जो नरेटर है कि कोई भी लड़की शादी होगी वो डिपेंड करेगा उसके दहेज के ऊपर कि अगली उसकी जिंदगी वो कैसी होगी बच्चे। ठीक है, आगे लिख रखा सेवरल गर्ल्स whose parents could not afford a good dowry had to commit a suicide as their greedy in-laws made their lives miserable। The worst part is that this evil led to the birth of another evil of female foeticide। देखो भ्रूण हत्या भी सुना होगा भाई, लड़की होगी लड़की पेट में तो उसको फोइटिसाइड करवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसे गरीब है जिसके माँ बाप मम्मी पापा गरीब है और उसके बेटी और महंगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी आप गुड्स सामान लगा लो गुड्स लगा लो, तो सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड को कमिट कर लेते हैं। लेकिन ये गलत है, अपने आप में मेहनत करनी चाहिए इंसान को भाई। It becomes important to understand what causes such an evil practice to fail in society when we are moving towards modernity। जब हम modernity तरफ में बढ़ते हैं, there are multiple reasons for this। multiple reason कौन से the social customs and tradition is one of the reasons for dowry। जो अपने सामाजिक रीति रिवाज है ना वो भी dowry के मेन वजह है। It is a thing that the practicing custom generates and strengthless sense solidarity। A few people give more dowry is to exhibit their high social and economic status। क्या होता है, कुछ लोग ऐसे दुनिया भर के पैसे लगा देते हैं सिर्फ समाज में अपनी इमेज और जो सोशल स्टेटस है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे लिख रखा है डोरी सिस्टम इज रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम एज इट इज पेड इन ऑर्डर टू मैरी गर्ल टू ए बॉय ऑफ द सेम कास्ट। ठीक है, सेम कास्ट में होगा तो अच्छा दहेज मिलेगा, कुछ ऐसा जिक्र कर दिया। आगे जब पढ़ोगे इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्स, आगे जब पढ़ोगे तो इसमें लिखा मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्स दैट देयर डॉटर्स। ज्यादातर जो लोग हैं अपनी बेटियों को शुड लिव हैप्पीली विद देयर हस्बैंड्स एंड हैंस प्रोवाइडेड डोरी। क्या होता है, अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अपने हस्बैंड्स के साथ में देखने के लिए क्या करते हैं मम्मी पापा अपने उस डोरी को पैसे को दे देते हैं। इलिटरेसी एंड इम्पोर्टेंस कास्ट because most of the people are unaware of the effect of dowry। एक जो अनपढ़ता है ना, अनपढ़ता, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अनपढ़ता जो है वो एक सबसे मेन रीजन है डोरी का। क्योंकि तो पढ़ा लिखा लोग नहीं होगा ना तो उसको नॉलेज नहीं होगी भाई डोरी है क्या, इसके बैड इफेक्ट क्या है। तो बैड इफेक्ट का जिक्र नहीं पता होगा तो दहेज देना लाजमी। विद द पैसेज ऑफ टाइम dowry has evolved many characteristics when compared to the traditional practice of giving gifts। it is no more a voluntary exercise, rather it is demanded diplomatically। These days the boy's family will, oh, we don't need anything, only your precious daughter। ये बात बिल्कुल ठीक कही है। आजकल जो लड़के वाले जो होते हैं ना वो सिर्फ ये कहते हैं मुझे हमें किसी जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। ठीक है, but will not hesitate to accept if the girl's parents offer precious articles on their own। लेकिन लड़की के जो मम्मी पापा हैं वो पैसे देते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो मना कर दे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑन द अदर एंड द रेट ऑफ डोरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन। जो रेट कैसे चेंज हुआ डोरी सिस्टम का, क्वालिफिकेशन की वजह से। देयर आर रेट्स फिक्स्ड फॉर आईएएस आईपीएस पीसीएस आईईएस officers and qualified engineers and doctors। in a number of cases the bridegroom and his family seamlessly present a list of things they want at times। they haggle with bride's parents to get maximum amount of money and costly gift as a। तो ये तो समझ में भी आ गया और ये बात बिल्कुल सच भी है, यहाँ तक आप पढ़ के देखोगे तो। today marriage has become a stepping stone to acquire more wealth and social status। there is no other social institution which has been as commercialized as marriage। ये बात भाई बिल्कुल ठीक है, इसने कहा कि जो अपनी जिंदगी है ना वो हमें कभी भी डोरी के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आगे इसमें लिख रखा है हार्डली देयर ए डे व्हेन वन does not read
of dowry deaths in the national daily newspapers. Dowry is considered a major contributor towards violence against women in India. Some of these includes physical violence, emotional abuse, and even murder of brides and young girls prior to marriage. ठीक है, the predominant types of dowry crimes रिलेट टू क्रूएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस। देखो घर में वाद विवाद होते हैं, कोई क्रूएलिटी, बर्बरता जो दिखाता है इंसान, अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी एंड डोवरी डेथ विच इंक्लूड्स ब्राइड बर्निंग एंड मर्डर। क्या होता है, कोई दुल्हा होता है वो अपनी वाइफ को जला देता है, किसके लिए भाई, तो पैसे नहीं लेके, डोवरी नहीं लेके, इसके लिए उसको मार भी देते थे। टोटल ऑफ 24,771 24,700 की डोवरी डेथ। कितनी डेथ रेट बता दी इसने, 24,700 की 24,771 डोवरी डेथ्स है वो been reported in past 3 years with maximum of, तो और भी बढ़ गए होंगे भाई, लगभग आपकी 25,000 के आसपास तो डाली होंगी, ठीक है, प्लस डाली होंगी। मैक्सिमम ऑफ देम अकरिंग इन उत्तर प्रदेश विद, सिर्फ वो सबसे ज्यादा किसकी, यूपी, और यूपी में कितनी है, 7048 डेथ्स। इट फॉलोड बाय बिहार, यही के बिल्कुल किसमें, बिहार में, एमपी में विद 38 किस्में हैं बिहार में, और 52 किस्में एमपी में। डेथ्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखे ना, उसके डेटा के अकॉर्डिंग देखे, कंट्री हैज रिकॉर्डेड 3.48 लाख केसेस ऑफ क्रूरलिटी। टोटल जो केस है ना वो कितने हैं, देखो इसने डेटा बता दिया पूरा का पूरा, 3.48 लाख केस ऑफ क्रूरलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव एंड वेस्ट बंगाल टॉप। और इन सभी में जो टॉप पर जो हमारा स्टेट रहा है, इसको तो मूर्खता का अवार्ड मिलना चाहिए वेस्ट बंगाल को इस मामले में भाई, कि इतने केस क्रूरलिटी के वेस्ट बंगाल टॉप के ऊपर है, और उसमें केस कितने 61259 सच केसेस इन पास्ट 3 years फॉलोड बाय राजस्थान। राजस्थान में कितने 44311 एंड आंध्र प्रदेश में भी बहुत ज्यादा संख्या 34835। आगे देखो ये, द गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप्स टू स्टॉप द abominable practice of dowry. The Dowry Prohibition Act 1991 marked the beginning of a new legal framework of the dowry harassment laws. कोई लाया होगा 96 का जिक्र कर दिया। इट प्रोहिबिट्स द रिक्वेस्ट, पेमेंट्स और एक्सेप्टेंस डोवरी एंड प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर द सेम। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन 304B सेक्शन का जिक्र कर दिया, वाज एडेड टू द इंडियन प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर द सेम। हमने पढ़ लिया। पेनल कोड का जिक्र कर दिया, आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, विच मेड डोवरी डेथ ए पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, आईपीसी के तहत ये सेक्शन ऐड कर दिया और पनिशेबल बना दिया। फर्दर सेक्शन 113B ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 क्रिएट्स, एंड ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा भाई, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने जैसे द हिंदू आता है उसको पढ़ते रहो, इससे अपना माइंड सेट अच्छा रहेगा, करंट भी अपनी तैयार होती रहेगी। क्रिएट्स एन एडिशनल फ्री substance of dowry death when it is shown before her death the women had been subjected to cruelty. Section 498 IPC was included in 1983 to protect women from cruelty and harassment. 2005 Act to provide a civil law remedy for the protection of women from domestic violence. आगे जब पढ़ोगे, India is also party to several instruments provides the theoretical remedy to the dowry problem. These include the Universal Declaration of the Human Rights UDHR का, ये तो जरूर आपने सुना होगा जीके वीके में अपना, ठीक है। अगला लिख रखा है द कन्वेंशन ऑफ द ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंटरनेशनली एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी भाई, यहाँ से लेकर Convent on Civil and Political Rights ICCPR and the International Convent on Economic, Social and Cultural Rights ICSCR, इसका भी जिक्र सुनो। आगे जब जैसे होगी ना, हमारे सामने लिख रखा है अपार्ट फ्रॉम सेवरल वीमेन। आगे जब पढ़ोगे इसमें लिख रखा है, वो लिख रखा अपना अपार्ट सेवरल वीमेन ऑर्गेनाइज कम इन check the evil. Media is also playing an important role. देखो जो बीमारी है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल दिखाती है मीडिया के। अपने जो चैनल्स कोई भी प्रिंट दिखा देंगे ना, तो लोगों का माइंड सेट भी चेंज, एक डर भी पैदा होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। State governments have come forward. Our young boys and girls are taking on oath custom such as being
देखो सॉल्यूशन बता रखा है इसका, बट मच मोर it may be concluded that the abolition of the dowry system would be reform with whatever intention these customs have been started, it cannot be denied. Denied it has failed to give equal status to women in the society. The time has come to scrape the roots and branch of dowry system unless we become more progressive in our outlook, less orthodox is in our ways, and the more revolutionary in our ideas. Dowry will remain the bane of our society. ये अपना कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। अगला आपके सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक बार इसको पढ़ लो, एक बार इसको पढ़ो, आप जो भी कंक्लूजन निकाल सकते हो निकालो एक बार, शाबाश। एक बार इसको पढ़ेंगे, जो भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चे निकालो एक बार। जी हाँ, हमने अभी तक ये जो ऐसे पढ़ लिए थे अपने वो पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अब हम जो जिक्र करेंगे वो अगले ऐसे का, और जो अगले ऐसे तो अपने अगला जो ऐसे इसके में तो आपके साथ कहेंगे वो कहेंगे अपने क्लाइमेट चेंज। अब जो हम जिक्र करेंगे करेंगे क्लाइमेट चेंज कि ये कैसे अपने पेपर में आए, परफॉर्म करना है इसका, और लिखना कैसे, उसके बाद चेंजेस क्या हो सकते हैं, होता क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वी डिस्कस अबाउट दिस सेक्शन, ठीक। सबसे पहले लिख रखा आपके सामने क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू चेंजिंग इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज उसकी एक तो जो वजह बताई इसने रेफर करेगा इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वजह से चेंज हो जाता है, रेफर्स करता है। दिस हैपन टू मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, इसके ना बहुत ज्यादा कुछ ऐसे इंटरनल फैक्टर हैं जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं। क्लाइमेट चेंज हैज बिकम ए ग्लोबल कंसर्न ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स की हम बात करें तो ग्लोबल एरिया, वाइड एरिया में, पूरे वर्ल्ड में अपने आप में क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है ना, बे साइड से। उसके अलावा जब बात करते हो दिस क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ इन वेरियस वेज, जो अपना जो जीवन है ना, जीवन पृथ्वी का, और उसमें बहुत ज्यादा तरीके से अपने आप में इफेक्ट डालते हैं। दीज क्लाइमेट these climate changes are having various impacts on the ecosystem एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी और इकोसिस्टम है ना, उसके ऊपर भी काफी काफी प्रभाव डालता है ड्यू टू दी चेंजेस। इसकी वजह से कुछ चेंज आते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव गॉन extinct. The climate started changing a long time ago due to human activities, but we came to know about it in the last century. During the last century started. देखो इसमें आपने अभी तक जितनी बात पढ़ी, इसका कहने का मतलब है, ये क्या कह रहा है, इसने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो रेफर करेगा किसको, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और इसकी वजह से कुछ इसके कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इसकी वजह से कुछ डिकेड्स को उठाकर देखो पीछे के, तो उसकी वजह से उसमें भी काफी चेंजेस हुए, ठीक है ना। जब आगे जब आप पढ़ते हो आपके सामने जो लिख रखा है इसी में वो लिख रखा है दैट वी कैन नॉट came to know about it in the last century. During the last century, we started noticing the climate change and its effect on human life. लेकिन लास्ट के सेंचुरी में देखोगे ना, कुछ सालों में देखोगे आप, तो हमारा जो जीवन है उसके ऊपर ये काफी प्रभाव डालता है बच्चे। आगे लिख रखा है ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी स्टार्टेड नोटिस, तो हमने पढ़ लिया, we started researching on the climate change and we came to know that the earth temperature is rising due to a phenomenon called the ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने बिल्कुल एक अपने ईवीएस में भी आपने किसी साइंस वगैरह में जरूर पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और इसके ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ा है, इसकी वजह से भी अपनी काफी चेंजेस हुई हैं। आगे जब पढ़ोगे ना, द वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस कोज मैनी ओजोन डिप्लेशन अफेक्ट अवर एग्रीकल्चर। जो डिप्लेशन है ना ओजोन का, जो अपने एग्रीकल्चर का सिस्टम है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है। वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेवरल अदर प्रॉब्लम्स। ऑल्दो
There are hundreds of reasons for the climate change. We are only going to discuss the natural and man-made. मैनमेड ह्यूमन रीजन्स, नेचुरल रीजन्स। देखो अब रीजन तो काफी हो सकती है, लेकिन जो हम जो जिक्र करेंगे ना, वो जिक्र करेंगे। देखो पहले तो इसने बता दिया होता क्या, इसकी वजह क्या है, ठीक है ना, कुछ एक दो एग्जांपल दे दिए, फिर इसने बिल्कुल टू पॉइंट बात कर दी हमने, और हमने लिख दिया कि इसकी वजह से नेचुरल और मैनमेड जो रीजन्स है ना, उनका हम जिक्र करेंगे। नेचुरल रीजन्स, इनका हम जिक्र कर लेते हैं बच्चे। दीज इंक्लूड वोल्केनिक इरप्शन, सोलर रेडिएशंस, टेक्टोनिक प्लेट ज्योग्राफी में आपने जरूर पढ़ी होगी, ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज रखें तो इसकी नॉलेज होगी। टेक्टोनिक प्लेट होते क्या है, मूवमेंट, ऑर्बिटल वेरिएशंस ड्यू टू due to these activities the geographical condition of an area become quite harmful for survive. Also these activities raise to temperature of the earth to a great extent causing an imbalance in नेचर। देखो अपना जो नेचर है, और जैसे गर्मी ज्यादा होगी तो जो नेचर का बैलेंस है वो अपने आप में ठीक नहीं रहेगा। और कुछ एग्जांपल इसने दे दिए, जैसे कंडीशन, ऑर्बिटल वेरिएशंस, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होगी, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होगा, सोलर रेडिएशन होगी। देन वुमेन रीजन कौन से उनका हम जिक्र करेंगे। मैन ड्यू टू हिज एंड ग्रीड हैज डन मेनी एक्टिविटीज। देखो आदमी की जैसे ही आवश्यकता बढ़ती है ना, तो किसी के ना किसी की खोज जरूर करता है, खोज करेगा। एक्टिविटीज that not only harm the environmental but himself too. Many plant and animal species go extinct due to human activity. Human activities that harm the climate include the deforestation. सबसे पहला इसने क्या बता दिया, डिफोरेस्टेशन, यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। बिल्कुल ये ह्यूमन रीजन है, तो क्लाइमेट चेंज क्या होगा भाई, गंदगी बढ़ेगी, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होंगे अपने, एक डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड मेनी मोर, और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स डैमेज द क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम वेरी बैडली एंड मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गोट एक्सटिंक्ट और ऑन ए वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू हंटिंग। तो कुछ शिकार कर लिए जाते, तो वो भी वजह बताती है, तो कोई खास वजह थी नहीं इसमें, ठीक है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इफेक्ट पड़ेंगे कौन से, ठीक है। इसमें लिख रखा आपके सामने, दीज climatic changes have a negative impact on the environment. These ocean level is rising, ठीक है। एक तो क्लाइमेट इफेक्ट कौन से हैं, जैसे चेंज होगा तो जो ओशियन लेवल है ना वो अपने आप में बढ़ेगा, ठीक है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, जो ग्लेशियर्स हैं वो बच्चे पिघलना शुरू कर, इन द एयर इज इंक्रीजिंग, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर डिक्लाइनिंग, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया, अपने वाइल्ड लाइफ हो गया, डिक्लाइन होना शुरू कर देंगे। एंड वाटर लाइफ इज गेटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब जो अपने जो पानी का जो जल चक्कर वगैरह आपने जरूर पढ़ा होगा अपनी साइंस की नोटबुक में, 7th 8th स्टैंडर्ड में, तो वो भी तो प्रभावित होगा इसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज होगा। तो apart from that, it is calculated that if this change keeps on going, then many species of plants and animals will get extinct and there will be heavy loss to the environment if we do not anything and things continue to go on like right now. Then a day in future will come when humans will become extinct from the surface of the earth. But instead of neglecting these problems, we start acting on them. We can save the earth and our future, although humans mistake has caused great damage to the climate. एक बार यहीं पर गाड़ी को रोकते हैं अपनी। इसमें यहाँ तक इसने बताया क्या, इसने कहा कि यदि हमने इसको नहीं रोका ना, क्लाइमेट चेंज मतलब जैसे वजह हमने जैसे अपने कोई वेस्टेज फेंक दिया, कोई एयर पोल्यूशन, मतलब मीन्स एयर पोल्यूशन का मतलब है कोई भी गाड़ी के द्वारा निकला गया धुआं, इस तरीके की जो चेंजेज है ना वो हमने कम करने से हमें कोशिश करने की, नेचुरल जो तरीके, नेचुरल जो चीजें हैं उनके ऊपर हम फोकस रखें, क्योंकि फ्यूचर में हमारे साथ में, मानव के साथ में ये दिक्कत कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज ecosystem, but it is not late to start again and try to undo what we have done until now to damage the environment. And if we every human start contributing to the environment, then we can be sure of our existence in future. देखो इसमें इसने बात लिख दी कि फ्यूचर में हमने यदि अच्छे से रहना है तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक लिमिटेड हमें रखना होगा, क्योंकि इसमें तो चेंजेस भी आपने देख लिए पीछे पीछे इसके रीजन हमने देख लिए, वुमेन्स रीजन थे, कुछ आप में नेचुरल रीजन थे। तो ये तो पैसेज हो गया अपना कौन सा, क्लाइमेट चेंज का हो गया अपना, ऐसे हो गया क्लाइमेट चेंज का हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखो इसमें ना ये रटे रटाई चीजें कभी भी ये अपने आप में आपने खुद से बनाने होते हैं, अपने आपका आईक्यू जो माइंड सेट है वो क्रिएट करता है। ऐसे को वजह क्या हो सकती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, रीजन बता सकते हो, स्टार्टिंग में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये तो होगा हमारे सामने क्लाइमेट चेंज का। आगे जब पढ़ोगे ना,
आगे जब हम पढ़ेंगे और जिक्र अगले पैसेज को पढ़ लेते होगा भाई। अगला जो हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी अपना पैसेज है वह डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, भारत में लोकतंत्र, उसका हम जिक्र करेंगे। देखो पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी अपने आप में है क्या, ठीक है, इसके बारे में जानकारी दे दो। इससे पहले जो लिख रखा है ना आपके सामने, लिख रखा है एज द फाइनेस्ट गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है ना बच्चे से फाइनेस्ट फॉर्म है, फॉर्म भी किसी गवर्नमेंट की। वाई सो पीपल ऑफ द कंट्री केयर गवर्नमेंट, लोग है ना अच्छे क्यों है, देखो अब इसका रीजन क्यों है, क्योंकि लोग होते हैं खुद, वो अपनी सरकार को चुनते हैं और सरकार को चुनते खुद से। तो ये सर्टेन राइट्स आर वेरी फॉर एनी वन एंड हैप्पीली, कुछ इसमें राइट्स हो मानव को, आदमी को आजादी के साथ और के साथ। देर आर वेरियस डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन वर्ल्ड, बहुत ज्यादा कंट्री अपने वर्ल्ड में, बट इंडिया इज लार्जेस्ट वन, सबसे ज्यादा जो बड़ी है ना वो भारत सबसे डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी has withstood the test of time, and while other forms have the government has failed, democracy strong it as time and again proved that importance and respect democracy. Democracy is very important for human development. डेमोक्रेसी है ना वो बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, किसके लिए, कोई भी मानव है, मानव को आजादी और आजादी मिलेगी तभी तो कुछ ना कोई इंसान। डेमोक्रेसी तो हमने पढ़ लिया था, एंड पीपल हैव फ्री टू लिव फ्रीली, जब कोई इंसान आजादी से खुद आजादी को महसूस, दे विल हैप्पियर, वो खुश होगा। मोर एवर और भी ज्यादा, मोर एवर और भी ज्यादा, वी हैव सीन हाउ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैव टर्न आउट टू आर नॉट। देखो और भी टाइप्स होते, और भी टाइप्स होते के, जैसे ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी होगी, ओलिगार्की होगी, अरिस्टोटल, all type of a government, but democracy is the best. Moreover, we have seen how other forms of government have turned out to be citizens are not that happy in us, a monarchy or anarchy। अब इसमें शब्द लिखे आपके साथ, एक तो शब्द लिख रखा है कौन सा, मोनार्की, और एक लिख रखा है आपके साथ monarchy। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनार्की, मोनार्की का मीनिंग क्या होगा, सुनो ध्यान से, ठीक है। मोनार्की को हम कहेंगे, वो कहेंगे बच्चे राजतंत्र, ए रूल बाई एक और एक कवीन, किसी भी एक राजा एक रानी द्वारा शासन किया जाए उसको हम कहते हैं मोनार्की कहेंगे। ए रूल बाई किंग और एक कवीन मोनार्की। अगला लिख रखा है एनार्की, एनार्की की बात कहेंगे, वो कहेंगे वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, पर कोई भी सरकार ना हो ना, गवर्नमेंट, अराजकता जिसको कहोगे उसको क्या कहेंगे, अनार्की। कोई भी लोग है भाई अपने आप में अराजकता होगी, शासक का कोई भी पार्टी शासन नहीं होगी तो वहां पर अपने आप में अव्यवस्थित डिसऑर्डर होना जनता का लाजमी है, ठीक है ना। तो मोनार्की होगा राजतंत्र, रूल बाई किंग और एक क्वीन। अनार्की को हम कहेंगे, वो कहेंगे वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, फर्दर मोर डेमोक्रेसी लेट हैव इक्वल राइट्स, राइट्स देती है, दिस इंश्योर दैट इक्वालिटी ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में जो डेमोक्रेसी इक्वल प्रावधान देती है हर इंसान को सबसे इक्वली। इट ऑल्सो गिव्स देम ड्यूटीज, these duties make them better citizens and are also important for their overall development। better citizen भी बनाती है और उस हमें हमें जो मानव है ना उसके लिए डेवलपमेंट के लिए ऐसे बहुत जरूरी है। आगे और पढ़ लेते, आगे और जैसे अब इस हम जिक्र करेंगे पीपल फॉर्म गवर्नमेंट इस सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बाय द सिटी को पता है डेमोक्रेसी के द्वारा जो चुनी जाती है सरकार को सिलेक्ट करने वाले जो है ना वो हम आम जनता लोग ही। एवरीवन ए चांस टू वर्क फॉर कंट्री, हर एक इंसान को चांस मिलता है भाई, अपना वोट का अधिकार है भाई, मताधिकार का अधिकार है, किसी को भी हम अपना वोट दे, allows the law to prevail as the rules are made by people whom we have selected। जो हमने सिलेक्ट कर लिया वही तो हमारे ऊपर शासन करेगा। आगे आपके साथ इन एडिशन, एडिशन हम बात करते हैं एडिशन हाउस,
people of various cultures to exist। तो डेमोक्रेसी है, जैसे अपना भारत है, भारत की मैं बात करूँ तो हिंदू भी आराम से रहते हैं, मुस्लिम की धर्मों की जब बात की जाए ना, तो वो बिल्कुल आसानी से रहते हो। इट मेक्स देम लिव हार्मनी। हार्मनी का मीनिंग है अच्छे से रहना विद वन अनदर। हिंदू मुस्लिम कि कोई भी आप उठाओगे ना तो बिल्कुल आराम से रहते हैं। another people of democracy are more told others different happy and prosper. India is known the largest democracy all over the world after the rule of the British 1947 they adopted डेमोक्रेसी। 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ तो भारत ने क्या अपना लिया था, डेमोक्रेसी को अपना लिया था। इन इंडिया ऑल द सिटी who are above the age of 18 get their right to vote। इस इसकी भी एज कितनी हो जाती है, 18 साल का हो जाता है, वो भारत में वोट का अधिकार है। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर कलर और मोर। इसमें ऐसा कुछ आपने किसी कंट्री का जिक्र करना होगा आपने कि वो सफेद और जो काले रंग के थे ना, उनमें भी ब्लैक एंड व्हाइट का भी आपने बिल्कुल सुना होगा, उनमें भी होता। तो अपने भारत में ऐसा कोई कास्ट का क्रीड या जेंडर या कलर या मोर का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ट है। एंड वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट सेक्शन फर्दर। इट फॉलोज फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। दे आर सेकुलर, सोवेरियन, रिपब्लिकनिस्ट एंड a all of these democratic of the following parties contest for election and the majority of votes wins। However, this do not vote in abundance। There are steps to encourage vote better future। इसमें ये लिख रखी है आपने, आपका वोट का अधिकार मिल जाता है 18 साल होने के बाद में। फिर हम अपना वोट डालते हैं, जो हमें पसंद उसको हम अपना वोट डालकर उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जो सिलेक्ट होगा वो हमारे ऊपर शासन करेगा। ये डेमोक्रेसी है भाई। आगे हमने लिखा ऑल दो इंडिया इज द लार्जेस्ट एज लो कंट्री of problems with efficiently functions as a democracy। The caste system challenge hampers the socialist principle of a democracy। Moreover, communalism बात करो आपके बेसिकली सरकार का communalism type of government is also on the rise। Secular aspect of the country, all these to the set aside to improve the happiness and prosperity of the। In short, democracy is still better than that in most of the other country। जो अदर कंट्री उनसे काफी बेस्ट अपनी जो भारत की जो डेमोक्रेसी बहुत ही बेस्ट है। Nonetheless, there is a lot of room for improvement। The government must implement the task to ensure no discrimination is। In addition, awareness programs must be held to make citizens aware of their rights and duties। कुछ अपनी जो सरकार है ना उसमें पता चलना उनके राइट्स कौन सी उनका जिक्र करते हैं। तो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपके सामने अपना मैसेज था, ये हमारा कंप्लीट। आप कोई भी पैसेज पढ़ रहे हो ना उसको रटना नहीं है। आप ये देखो कि अपने है कोई फैक्चुअल तो नहीं है, कोई डेटा के ऊपर नहीं है। फिर उसके आप डेटा के ऊपर है तो डेटा अपने ठीक ठीक बताने पड़ेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट तो टाइप की। तो डेमोक्रेसी बिल्कुल एक अच्छा था अपना। तो एक अगला पैसेज और उनका और हम जिक्र करेंगे बच्चे, ठीक है। अगला पैसेज और एक मिनट, चलो अगला और देख लेते पैसेज क्या। एयर पोल्यूशन पैसेज तो इस कर लेते ये कैसे काम। एयर पोल्यूशन अपना जो ऐसे है, अगला अगला जो ऐसे है एयर पोल्यूशन बात तो आपके कर लिए। ब्रीथ इन
तो हम सांस लेते हैं जो और फ्रेश अपने आप में, बट डू construction of a poisonous gases in the environment, the air getting more and more toxic day by day। ये कह रहा है कि आजकल जो है ना, जैसे इंडस्ट्री बात करूं, उनकी बात करूं, या पैसे में आपके साथ बढ़ने की वजह आपने कुछ जहरीली जो गैसेज है इस एनवायरमेंट, तो अपने हम जो जहर है वो डे बाई डे बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जिससे आगे फ्यूचर में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आगे आपके साथ gases are the cause of many respiratory other diseases। बात है, अच्छा सांस नहीं लेंगे तो बीमारी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। मोर एवर, और भी ज्यादा रैपिडली एक्टिविटी लाइक द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, और भी कुछ एक्टिविटी पोल्यूशन के फॉसिल फ्यूल हो गए इज मेजर काज ऑफ एयर पोल्यूशन, फायरवुड एंड other things that we burn produce sides of carbons which go to the atmosphere। एटमोसफेयर में आप देखो कोई ऐसी चीज आती जो अपने आप में कंप्लीटली तरीके से कार्बन उत्पादन करता होगा, प्रोड्यूस करती होगी, वो कार्बन की वजह कार्बन बढ़ेगा तो अपने आप में दिक्कत होगी अपने एयर पोल्यूशन। आगे पढ़ोगे ईयरलियर अर्लियर अर्लियर देयर हैपेंस टू बी लार्ज नंबर ऑफ कैन बी गैसली द एयर वी ब्रीथ इन। अब ज्यादातर जो है तो सही तो सांस लेने में आसानी होगी, बट विद द इंक्रीज स्टार्टेड कट डाउन, जैसे भी जमीन की अपने आप में आवश्यकता होगी तो काट दिया जाए। अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ ट्री। Moreover, during the last 50, the number of fuel burning vehicle increased rapidly, number of pollutants। ठीक, राजेश राजेश देख रीजन कौन से एयर पोल्यूशन आगे जब पढ़ोगे ना, देख रखा है राजेश इंक्लूड बर्निंग ऑफ फायरवुड फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज है उनसे स्मोक होगा तो अपने आप में एयर पोल्यूशन बढ़ना लाजमी। वोल्केनिक एक्शन, फायर से होम बर्डेंट एस्ट्रॉइड्स, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन ऑक्साइड्स एंड में और आपके एग्जांपल, लेकिन हमने कुछ ऐसे 4-5 एग्जांपल ऐसे जो अपने बिल्कुल एक ऑथेंटिक और जो जेन्युइन बात करते हो। आगे जब देखो बिसाइड्स देयर आर सम अदर एयर पोल्यूशन वेस्ट एग्रीकल्चर पावर प्लांट्स, थर्मल न्यूक्लियर प्लांट्स, बिल्कुल नहीं भाई, कोई थर्मल प्लांट हो गया, पावर न्यूक्लियर हो गया, ये भी वजह है। अगला लिखा ग्रीन हाउस एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट बात करूँ तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एज इज आज ऑफ एयर पोल्यूशंस एयर पोल्यूशन गैसेस ग्रीन हाउस इन्वॉल्व्स। उनमें से एक गैस और भी कौन सी है ग्रीन हाउस की गैस भी साइड्स, इसके अलावा इट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस that the polar caps are melting and most are is penetrating surface of the earth effects of air on health। ये तो आपने बिल्कुल स्कूल लेवल से कह रहे हो कि ओजोन की जो परत है वो टूटेगी तो जो अपनी जो सीधे अपनी जमीन के ऊपर आएंगे, और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में अपनी अपनी चीज तो एयर पोल्यूशन जब चेंज होगा तो अपनी हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा अपने आप में बिल्कुल एक लाजमी। द एयर पोल्यूशन एज मेन the health of people, it is the cause of and respiratory disease human beings also, it cause heart disease। सबसे ज्यादा जो मेजर बीमारी का नाम तो कौन सा हार्ट डिजीज का लिख दिया, एयर पोल्यूशन वजह से अस्थमा हो सकती है, ये बीमारी का नाम आपके अदर डिजीज और एवर ऑफ अगेन ऑफ लंग्स लंग्स समेत सेल्स हो सकती अपने एयर पोल्यूशन। तो मेन तो है जो सांस लेने में दिक्कत होती है हमारे साथ पोल्यूशन, वो कौन से रास्ते हैं कि एयर कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके तो क्रिटिकल पॉइंट एज ए क्रिटिकल बट देयर आर स्टिल इज बाय व्हिच कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्रॉम द एयर। डिफॉरेस्टेशन तो अपना है ना पेड़ पौधे उसको ज्यादा लगाकर क्वालिटी ऑफ एयर बाई प्लांटिंग मोर एंड मोर एज
दे क्लीन एंड फिल्टर द एयर। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे तभी तो बढ़ेंगे वो भाई। आगे जब जैसे आप आगे बढ़े तो पुलिस को जो अपनी पुलिस कर दे, स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसी बात हुई। और इंडस्ट्री टू द फिल्टर ऑफ गैस इज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्रीज so we can minimize the toxic released from factory। ज्यादातर यूज कौन सा इको फ्रेंडली, we have to adopt the usage of eco friendly such as LPG, liquid filled petroleum gas हो गया अपना, ठीक है ना, liquid petroleum gas, compressed gas, बायोगैस एंड अदर इको फ्रेंडली, है ना, इको फ्रेंडली फ्यूल से यूज कर सकते हो आप। सो वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हार्मफुल टू टॉक्सिक, टॉक्सिक ऐसे जो हमारे टॉक्सिक जो गैस है, नुकसानदायक जो गैस है, यूज हमने क्या कर देना चाहिए बच्चे, कम कर देना चाहिए। आगे जब पढ़ोगे ना, कैन सी दैट द एयर वी ब्रीथ इज गेटिंग मोर एंड मोर डे बाय डे। बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जो मेन है ये फॉसिल फ्यूल्स विच नाइट्रिक एंड सल्फर ऑक्साइड, बट वुमेन्स हैव टू टेक some and are devoted working to get the problem created। And the next one, above all, many initiatives like plant trees of eco-friendly fuels are promoted worldwide। वर्ल्ड लेवल पर इसका यूज कर सकते हैं। जैसे जो कौन सा, जैसे जो अपना ऐसे हो गया एयर पोल्यूशन हो गया, आई ऑफ, आप समझ गए होंगे अच्छे। अगले पैसे चलते हैं तो करोड़ आपके सामने कर लेते, एक अगला और जिक्र करेंगे और बात को, तो राइट टू हेल्थ ऐसे इसका जिक्र कर लेते हैं। ऐसे जो आपके सामने राइट टू, चलो पढ़ लेते हैं बच्चे, ये रटने की जरूरत नहीं है, बनाने से ग्रामेटिकल यूसेज आपका बिल्कुल ठीक हो ही नहीं। आगे लिख रखा आपके राइट टू हेल्थ, हेल्थ वाज अर्लियर एबिलिटी ऑफ द फंक्शनल। हेल्थ का मतलब, हेल्थ का यहाँ पे तो अपनी बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर, हाउ एवर एज टाइम definition of health was evolved can be that health is primary after everything else follow। भाई सबसे पहले आपने कहा उसमें शरीर है तो जान है, जान है तो जान है तो सब, when you maintain good health everything else pass। ठीक है, अपनी सबसे पहले प्रायोरिटी हेल्थ अपनी अच्छी रहे। मेंटेनिंग हेल्थ इज ऑफ फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करेगी। चेंजेस फ्रॉम द एयर टू ब्रेथ टू द टाइप ऑफ टाइम विद, किस टाइप की आप सांस लेते, कैसे लोगों के साथ में आप अपना टाइम जो स्पेंड करते हो। हेल्थ है लॉट ऑफ कंपोनेंट, even one of them is a person can complete constitute of good health is कौन से good health के constitute है ना, पहले लिख रखा आपके सामने। फर्स्ट वी हैव आवर फिजिकल हेल्थ, सबसे पहले जो कौन से फिजिकल हेल्थ, सबसे पहले आपके सामने फिजिकल हेल्थ का दिस इन सबसेंस काइंड ऑफ इलनेस, हमें है ना कोई बीमारी नहीं तो अपने से फिजिकली अच्छा रखना चाहिए। व्हेन यू हैव गुड फिजिकल हेल्थ यू हैव ए लॉन्ग लाइफ स्पैन। लेकिन स्पेन का सिनोनियम तो टाइम कह सकते हैं भाई, स्पेन को हम टाइम कह सकते हैं, ड्यूरेशन भी कह सकते हैं, स्पेन का होगा टाइम होगा। वन डे नहीं, मेंटेन देयर फिजिकल हेल्थ बाय हैविंग ए बैलेंस्ड डाइट, डू नॉट मिस आउट ऑन द एसेंशियल टेक ऑफ देम इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी। सेकंड मस्ट एक्सरसाइज डे, हमें क्या करनी चाहिए भाई, एक्सरसाइज करनी। बिल्कुल नॉर्मल बात है कि अब कोई भी इंसान उसने एक्सरसाइज, बात है इट मे बी फॉर 10 मिनट ओनली बट नेवर मिस, विल हेल्प यू इन फिजिकल फिटनेस। नेवर डू जंक फूड ऑल द टाइम, हमेशा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मना भी नहीं, बिल्कुल भी मना नहीं किया, कभी कभी खा लेना चाहिए। नॉट स्मोक ड्रिंक हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, हमें स्मोक नहीं करना, तो एल्कोहल वगैरह ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। लास्टली
एडिकेट्स रेगुलरली इन ऑफ फोन को जब यूज आप कहोगे सर फोन के बिना तो हमें फोन के बिना तो हमें चैन, हम पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं ताकि चैन मिले। अब फोन को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि फोन से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हमारे लिए है नहीं, ठीक है। लेकिन अपना जो नरेटर है ये कह रहा है कि अपने आप राइट रहे कि हमें फोन हाँ, अच्छे से सोना चाहिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आवर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी, ये भी बिल्कुल अगली जो हेल्थ डिपेंड करेगी ना वो डिपेंड करेगी के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। हेल्थ refers to psychological and of a person, the mental health of a person impacts their feeling and way of handling situation. मेंटल हेल्थ यदि अच्छी है तो हम किस अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आगे लिख रखा वी मस्ट मेंटेन आवर मेंटल हेल्थ बाय बीइंग एंड मेडिटेट, subsequently social health and cognitive health are important for the overall well-being of a person. A person can be mental health हमें कोई भी रखनी चाहिए when they effectively communicate well with the others. Moreover, when a person is friendly and attends social gathering, it will have good social health. Similarly, our cognitive health refers to the performational process. ये जो हेल्थ है ना ये तो रेफर करेगी मेंटल प्रोसेस को इफेक्टिवली टू गेट वेल। वन मस्ट ऑलवेज ईट हेल्थली एंड प्ले ब्रेन गेम्स लाइक चेस। हमें गेम कौन से खेलने चाहिए, दिमाग के गेम जैसे चेस हो गया, पजल्स, मोर टू शार्पन द ब्रेन, ठीक है। ये वैलिड है, ये मेंटल हेल्थ के लिए बताएं हम करने चाहिए। देयर इज दिस स्टिग्मा दैट सराउंड्स मेंटल हेल्थ illness seriously complete mentally when people completely discredit mental illness, it's a negative effect। यदि आप किसी बीमारी से मेंटली दिक्कत में है तो आपके नेगेटिव विचार आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस नेवर टेल ए पर्सन answer to get over it and that pull in their head in comparison dealing with mental health as physical health। Parents always take care of their children। तो पेरेंट्स क्या करते हैं सिर्फ और फिजिकल जो अपने फिजिकल जो चीज पर ध्यान रखते हैं, फिजिकल हेल्थ के ऊपर। दे फीड ऑलवेज ड्रेस अप देयर ऑन्स, ठीक है, अच्छे से खाना तो खिलाते, न्यूट्रिएंट्स वाला, अच्छे कपड़े भी। however they fail to notice deteriorating mental health of their child। तो उसके मेंटल जो चाइल्ड है ना उसकी तरफ मेंटल जो हेल्थ उसकी ध्यान नहीं देते बच्चे के। they do not it that much important a lack of awareness। तो लोग है ना उनके अंदर अपने आप में जागरूकता नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर। इवन अमंग अस अडल्ट्स नो व्हाट ए पर्सन इज गोइंग थ्रू मेंटली। कोई भी ना अडल्ट को भी नहीं जानता इंसान मेंटली कैसे जाता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि इसके पर भी काफी केस आ जाते हैं जो साइकोटिक जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वो मेंटली just to be able to recognize signs of mental illness। A laughing person does not play happy person। We must not consider mental illness as a taboo and give pulse कंप्लीट हो गया। और अपना और ये जो आपके सामने मैसेज था बच्चे की पता हेल्थ के ऊपर, ठीक हो गया, ठीक है। अगला जो आपके सामने पैसेज है कर लेते हैं। ऐसे जो है ना अपना ऐसे जो है उसका हम और जिक्र कर लेते हैं। आपके सामने ऑफ द आवर्स इज टू मिनिमाइज इट इज एग्रीकल्चर। इनका और जिक्र आपके सामने लिखा है हॉर्टिकल्चर इज विदाउट ए डाउट फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। ठीक बात है, जो हॉर्टिकल्चर है ना, देखो सारे एग्रीकल्चर में आते हैं, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, और भी आप जैसे एग्जाम्पल उठाना चाहो एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, ऑल आर अंडर द एग्रीकल्चर। तो हमने पढ़ लिया। वन एग्रीकल्चर इन इंडिया ऐसे won't be educated to expound farming exposure commitment of horticulture to India, which is the second biggest maker of the agrarian items on the planet।
अपना जो अर्थ है इसके ऊपर सेकेंड सबसे बड़ी जो अपने आप में एग्रीडियंट्स जो आइटम है उनको बनाने वाला अपना भारत का देश है। आगे आपके सामने जो लिख रखा है, डिलीवर्स मोर देन 280 मिलियन टन्स एडिंग टू ओवर 15% ऑफ इंडिया जीडीपी। जय जवान जय किसान, ए टर्म बाय द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल जिक्र कर सकते हो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो हमारे देश का थे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र कर दिया। ओल्ड सोल पर्टिनियन ऑफ मिलेनिया टू कम while troopers at our country's boundaries, our nations from adverse ventures of India feed the nation every single month. Though we have defined advances identity, rainfalls and dance isn't adequate for as far as farming skills be at as it may. Just expectation of no utilization. There are meager rainfalls and average expense temperature variable that they are the yields. Typically, as the force measure or demonstration of God, and as dealing with the time the get go, there is a normal of 10 ranchers suicides. ये जिक्र देश में 10 ranchers suicides का in the country consistently. All and they can't ensure the credits back that they took to develop the land, either due to the strain from the property manager, money lenders, or the bank. Renters make this outrageous price. ये भी जिक्र क्या है इसने, जो मनी लेंडर्स पैसे को उतार देते उतारे तो किसी ब्याज वगैरह बैंक वगैरह से लोन लेकर तो कितने करेगा? The farming area needs prompt government elevation and intercession to forestall additional passing needs like America and China utilize it and investigate instruments to work in their rural area. Horticulture is without a doubt of the foundation of our country. तो बागवानी है, बागवानी horticulture बात करूँ, agriculture is without a कोई doubt नहीं foundation country का। One basic agriculture in ऐसे want to be dedicated to expound on the ये सादे ये टाइपिंग में हो रखी है दोबारा से ना, दोबारा से ये लिखा गया, आगे देखोगे ना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। Even though we have defined advances, identify rainfalls and downs, indicate for as far as farming that as it may just expect of no utilization. दोबारा से टाइपिंग ये लिख रखा इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट वो ना दोबारा से टाइपिंग ज़्यादा सोचने की जरूरत। इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर, बिल्कुल ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो एग्रीकल्चर के हमने क्या फ्यूचर काम आएगी, बिल्कुल आएगी स्टडली क्या फॉल्स इन of pursuing agriculture in India, ऐसे China or America where they have expressed how they information insightful appearing apparatus to beat climate and conditions and other essential variables. I feel time India embraces something very similarly as referenced past agriculture in India essay. Ranchers from all sides of the country that present all the aspects of the economy are experienced to the COVID pandemic. The farming area देखो जो कोविड एपिडेमिक का जिक्र कर दे बिल्कुल इफेक्ट डालता है ये भी भाई। The farming area needs prompt elevation relaxation the public can be begins with foregoing of advance of the and mix the area अगेन, ठीक है। तो चाहिए हमारे सामने जो वो किसका एग्रीकल्चर के ऊपर, तो ये हमारे सामने ऐसे का हमने जिक्र कर दिया। देवी और सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा वो बिल्कुल है कि रटना नहीं है कुछ, तो एक अच्छे से माइंड सेट करके अपने
से भी लाइन बनानी पड़ती है, क्योंकि रटी रटाई चीज कभी भी पेपर में कारगर नहीं होती, ठीक है। तो अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद सभी का इस सेशन को अटेंड करने के लिए, ठीक है। आप पे को यदि लगे ना तो आप पे एक एक कमेंट जरूर कर देना थंब के निशान के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन, ठीक है। धन्यवाद आपका सेशन को अटेंड करने के लिए। तो ये अपनी ऐसे थे जो कंप्लीट हो गए।